बाबा जी, हम जब पिछले सत्र में जब आपसे बात किए थे तो मध्यस्थ क्रिया के बारे में बात किए थे। आपने हमको समझाया कि मध्यस्थ क्रिया जो है किस प्रकार से प्रकृति में संतुलन का एक स्वरूप है, संतुलन के अर्थ में काम करता है। संतुलन के अर्थ में काम करता है। अभी हम जो बात करना चाह रहे हैं, आपसे जो समझना चाह रहे हैं, वो है ऊर्जा के बारे में, कार्य ऊर्जा, साम्य ऊर्जा के बारे में। हम ये समझना चाहते हैं कि कार्य ऊर्जा किसको कह रहे हैं और कार्य ऊर्जा में क्या मध्यस्थ क्रिया और सम्मिश्रण क्रिया तीनों शामिल रोल है। इसे हाँ, मध्यस्थ क्रिया शब्द है, उसका क्या रोल है? मध्यस्थ क्रिया एक शब्द है जी बाबा, उसका क्रिया के रूप में क्या स्वरूप है, प्रयोजन के रूप में क्या चीज है? ये एक बात है। और ये तो साम्य ऊर्जा के बारे में बात हो गई। अब कार्य ऊर्जा के बारे में शेष जी बाबा बात इतने हैं। जी बाबा, ठीक है, उचित रहा। पैंतेज हो गए ना। ये जो अपना जो जिज्ञासा जो है स्पष्ट हो गया कि नहीं हुआ? अभी तक अपन जो बात किए हैं, हमने समझाने की कोशिश किया है, उसमें जो है ना साम्य ऊर्जा से संपर्क होने के फलस्वरूप क्या प्रयोजन निकला, संतुलन का प्रयोजन निकला। ठीक, क्या चीज में? परमाणु में, परमाणु में संतुलन का प्रयोजन निकला। संतुलन का प्रयोजन निकलने के क्रम में संतुलित ढंग से कार्य करता हुआ कार्य करने से जो ऊर्जा पैदा होता है वो क्या है, उसमें क्या मध्यस्थ क्रिया का कोई रोल है कि नहीं? इन आप क्वेश्चन है जी बाबा, इसीलिए दोहराया। ठीक है ना? ठीक 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 है, ठीक। इतने को समझने के लिए ये पहले साम्य ऊर्जा में संपृक्त प्रकृति क्रियाशील है, ये समझ में आ गया ना? ये समझ में आ गया। ऊर्जा संपन्न है, ये भी समझ में आ गया है। मानव जात जो है ना ज्ञान संपन्न है, ये भी समझ में आ गया है ना? कार्य समझदारी के आधार पर मानव का क्रियाकलाप करता है, कार्य व्यवहार करता है। जड़ प्रकृति क्या करता है? जो साम्य ऊर्जा के आधार पर क्रियाशील है। क्रियाशील होने से क्या निकले? तो तीन ऊर्जा निकले प्रधान रूप में। चुंबकीय बल संपन्नता पहले से रहे, साम्य ऊर्जा में संपर्कतावश, और कार्य करने से क्रियाशीलता से क्या निकले? शब्द निकले और ताप निकला, ताप निकला और विद्युत निकला। तीनों चीज निकला। किसमें? जड़ प्रकृति में। एक के लिए निकला, आगे स्थिति के लिए, उपयोग के लिए। माने वनस्पति संसार, रसायन संसार स्थापित होने के लिए उपकारी हुआ और उसके बाद मानव के लिए उपकारी हुआ। मानव शरीर पोषण संरक्षण के लिए उपयोगी हुआ। मानव सर्जन के लिए मानव शरीर को रचना में उपयोगी हुआ। ये सभी चीजों में उपयोगी हुआ कार्य ऊर्जा। जो कार्य मानव जो है ना उपयोग करने की बात आती है। हाँ, ठीक। इतना तो हो गया प्राकृतिक रूप में इसका ये उपयोग लेन पुट नहीं है। यहाँ तक मनुष्य का कोई लेन देन नहीं है। ठीक। अब मनुष्य का उपयोग कैसा हो वाला बात आता है। मनुष्य का उपयोग जो है ना कि मानव ज्ञान अवस्था में क्वालिफाइड है। ज्ञान अवस्था का ज्ञान को चेतना भी नाम दिया। चैतन्य होते समय में चेतना। ठीक है ना? ठीक है, नाम दिया है, परिभाषा दिया है। उसके आधार पर चेतना जो है ना चार विधा में पहचान करना की जरूरत है। एक तो जीव चेतना, मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना। चार प्रकार से चेतना का व्याख्या दी। इन चेतना के रूप में जीने वाला केवल आदमी है। चारों चेतना में जीव चेतना में जी करके व्यवस्था में है। मानव जीव चेतना में जी करके व्यवस्था नहीं प्राप्त किया, शासन करने गया, शासन चला नहीं,
इतना ही बात, ठीक है ना। उसके बाद में अपन जनमानस में शासन तो है ही है। शासन के तहत में जो लोग होते हैं वो सोचते हैं सुविधा से ग्रसित हम सुखी हो जाएंगे। मैंने ज्ञान का डेस्टिनी है सुख। क्या सुना? ज्ञान का डेस्टिनी है सुख। सुखी हुआ नहीं, इसीलिए अभी प्रस्तावित है मानव चेतना से, मानव चेतना पूर्वक जीने से मानव समग्र मानव सुखी होने की व्यवस्था। चेतना विकास ही कुल मिलाकर के विकास है मानव परंपरा में। ठीक बात। जेल बनाना हर घर में ये विकास नहीं। विकास नहीं। क्या कहाँ बजा रहे हैं अपन? हर गाँव में जेल बनाने के पक्ष में जा रहे हैं। ये विकास नहीं है ना। मीडिया में जो है ना बहुत तरह का कागज छापता है, तो उसमें जो है ना अपराध के लिए ट्रेनिंग देना विकास नहीं है ना। शिक्षा में जो है ना लाभोन्माद, भोगोन्माद, कामोन्माद ये शिक्षा विकास नहीं है। दंड विधान शासन में विकास नहीं है। दंड विधान शासन में शासन अपनाया है वह व्यवस्था नहीं है, न विकास नहीं है न व्यवस्था। ठीक है ना, बात हो गया। मानव जीव चेतना में जीना विकास नहीं है। विकास जो है ना केवल जो मानव चेतना से शुरू होता है, दिव्य चेतना में पूर्ण होता है। ठीक बात। जैसा इच्छा हो ऐसा करे। ठीक बात। ये उपलब्धि है। ये कार्य रूप में क्या मना निकला? मानव जो है ना चेतना, तीनों चेतना में जीना ही प्रमाण, ठीक प्रयोजन। ठीक। जड़ प्रकृति में क्या चीज है? तीनों ऊर्जाएं प्रोड्यूस करना ही प्रयोजन। अच्छा, तो जड़ प्रकृति में तीनों तरीके की ऊर्जाओं को प्रोड्यूस करना ही प्रयोजन है। तो ये आपने जो बताया कि ताप, विद्युत और ध्वनि, ये तीन उस चीज को मानव अपने उपयोग के लिए जो करना है, पहले स्रोत को बनाकर रखते हुए हम जो है ना अपने को उपलब्धि करना है। ठीक बात। जिससे पॉल्यूशन ना हो, प्रदूषण ना हो, ऐसा ऊर्जा को हम प्राप्त करते हैं। ठीक बात है बाबा, ये फ्रेम ठीक हो गया हमारा कि किस प्रकार से कार्य ऊर्जा है और मानव जागृत होने के बाद में इनको कैसे व्यवस्था के अर्थ में प्रयोजित कर सकते हैं। व्यवस्था क्या चीज है? मानव चेतना, देव चेतना और दिव्य चेतना जीने के लिए। ठीक बात है, वो भी तीनों निकला बदतमीज। ठीक बात है, ठीक है ना। क्या हुआ? जीने का भी तीनों निकला है। इधर जो ना अपराध भी तीनों निकला है। क्या निकला? लाभोन्माद, भोगोन्माद, कामोन्माद सर्व मानव के लिए। ठीक है ना? नहीं हुआ? पक्का है ना? पक्का। ठीक बाबा, तो हम जो एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे। जो जड़ प्रकृति में जो परमाणु है उसमें उसकी क्रियाशीलतावश, संपृक्ततावश, क्रियाशीलतावश संतुलन के बाद पहला संतुलन पूर्वक क्रिया करने से ताप, विद्युत, ध्वनि ये उसमें प्रकट होता है ना। ये ताप, विद्युत और ध्वनि ये किसी भी तरीके से आवेश नहीं है, ये स्वयं स्फूर्त उसका व्यवस्था के अर्थ में उसका प्रोडक्शन है। अभी मानव भी व्यवस्था के लिए इसको उपयोग करना है कि बर्बादी के लिए? व्यवस्था के अर्थ में इसका उपयोग करना है। ठीक है ना, बात इतनी शोध करने की मुद्दा इतनी। बर्बाद होने के लिए इन ऊर्जाओं को उत्पादन करना है, बर्बाद करने के लिए, बर्बाद होने के लिए या आबाद होने के लिए करना है। ये आज सोचने की मुद्दा आ गई है। अभी जितने भी किया बर्बाद होने के लिए किया है कि नहीं किया है? आदमी जाप किया, ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, अज्ञानी हो मान करके जो कुछ भी किया वो सब इसके बर्बाद के लिए किया कि नहीं किया? किया। अब बर्बाद करना है कि शेष कि करना नहीं करना है तो सोचना पड़ेगा। ठीक बात है। एक मिनट बाबा, क्या सोचना पड़ेगा? जिसमें पॉल्यूशन ना हो, ऐसा ही ऊर्जाओं को हमको उपयोग करना। ठीक बात। शब्द का भी ऐसे ही, शब्द का क्या पॉल्यूशन है? कुकर्म में प्रवृत्ति पर।
अपराध कृत्य में प्रवृत्ति पाना, श्रीमान जी उचित है कि नहीं? क्या कहना, तुम्हारा क्या कहना, तुम्हारा क्या कहना? अपराध करना है कि न्याय करना है? नहीं कर सकते अपराध, समझ के बाद नहीं हो सकता, न्याय करना है। न्याय करना, ये ठीक है ना? ऐसे आपका कहना, बहुत सुंदर। आपका क्या मत? यही ठीक है। इस आधार पर जो कैसा होगा इसके लिए तो प्रस्ताव है, क्या कहा, कैसा का प्रस्तुत किया, जो पोल्यूशन ना हो, प्रदूषण ना हो, ऐसा मोर्चा संपन्न करेंगे। शब्द का प्रदूषण क्या है? अपराध प्रवृत्ति को देना। ऐसा हम शब्द का प्रयोग करेंगे, न्यायपूर्वक जी सके। शब्द का अर्थ ये हो, ठीक बात। विद्युत का अर्थ ये हुआ तो हम प्राप्त करेंगे पोल्यूशन मुक्त विधि से। उसके बाद क्या कैसा बताया? सूर्य ऊर्जा से, सूर्य ताप से, या हवा तरंग से, समुद्र की तरंग से, ठीक है ना? और उसके बाद जो है ना इसमें बायोडीजल से, बायोगैस से हम कम निकालें। ऐसा 10-5 विधि बनता है, वो कोई भी विधि से निकल जाए। अच्छा, उसके लिए क्या है? उसका जो यूनिट सेंट्रलाइज होगा कि डिसेंट्रलाइज होगा, तो हर गांव को एक सेंटर बनाया जाए। ये जो सब गांव के लिए हम सेंट्रलाइज करते हैं तो निभने वाला नहीं है। हर गांव को अपने ढंग से काम करने के लिए जिम्मेदारी सौंपा जाए, ऊर्जा संतुलन के लिए। क्या सुना जी बाबा? तो अब रह गया कि बड़े बड़े उद्योग के लिए क्या करोगे? वही बताया, प्रवाह बल, प्रपात बल, है ना, विद्युत तरंग, सावा तरंग से हम जो है ना और इनको पूरा कर लेंगे। क्या तकलीफ है? ठीक है। अब इसको बनाने के लिए क्या है? पहले ये सोचना है वन कितना अनुपात में रहना है, खनिज कितना अनुपात में रहना है, इन दोनों को सोच करके काम किया जाए। आकलन करने में आप लोग एक्सपर्ट है ही हैं। गणित निकाल करके चार्ट बनाने में आप लोग एक्सपर्ट हैं, हम एक्सपर्ट नहीं हैं। बाबा जी है ना, इसको थोड़ा सा एक बार फिर से इस पे आएंगे, है ना। परमाणु में जो कार्य ऊर्जा का जो प्रकाशन होता है, क्या वो बढ़ता घटता है या चैतन्य प्रकृति में कार्य ऊर्जा क्या है उसको बताना। चेतना ही कार्य ऊर्जा है। हाँ, चैतन्य प्रकृति में चेतना ही कार्य ऊर्जा। मैं जड़ प्रकृति की बात कर रहा हूँ। जड़ प्रकृति में जो ध्वनि, ताप और विद्युत जो कार्य ऊर्जा का रूप में एक परमाणु में प्रकाशित होता है स्वयं स्फूर्त, उसमें से अपन क्या प्राप्त करना है? उससे हमें इसका जो जड़ प्रकृति का शब्द को तो हमको करना नहीं है, विद्युत को प्राप्त करना। हाँ, इसका मतलब ये हुआ उसमें यदि हो सकता है तो जड़ प्रकृति का शब्द भी विद्युत में प्रयोजित हो जाए। ऐसा सोचा, टेक्निक डेवलप किया जाए। क्या बोले? हाँ, ठीक है ना। और ताप भी विद्युत में परिवर्तित होता ही है, तो होता है। तो फिर हाँ, एक मिनट मैं थोड़ा सा अपनी बात को कह दूं। ये जो परमाणु में जो ये ध्वनि, ताप और विद्युत जो प्रकाशित होता है, प्रकट होता है, ये क्या किसी भी तरीके से बढ़ा या घटाया जा सकता है या उतना ही रहता है? वह उसको बढ़ाना घटाना कुछ नहीं होता है। अच्छा, उपयोग करना होता है। अच्छा, तो अगर मान लो एक परमाणु है तो एक धरती है, इसकी कुल कार्य ऊर्जा क्या यथावत रहती है? यथावत रहता है। अच्छा, यथावत रहता है। पूरे अस्तित्व में संपूर्ण कार्य ऊर्जा, कोई चीज घटता नहीं ना बढ़ता है। ये धरती जब पहले अविकसित थी, एक मिनट, घटना बढ़ने की बात से विकास में चले गए। घटने बढ़ने की बात करो। अच्छा,
हाँ ह्रास परम स्थिति में भी वस्तुवत नहीं है, हाँ। विकास परम स्थिति में भी वस्तुवत नहीं है। इसको इसको ये तो पच गया, ये तो बात ठीक है। बचता है, हाँ ये ठीक बचता है, बचता है। ये कुल मिलाकर के मेढक का कूद नहीं करना ना, आदमी का चाल रखना। ठीक है बाबा। आदमी की चाल चलने के लिए ही आपके पास आए वही बात, आदमी का चाल ही आवश्यक। ठीक बात। ठीक है, श्रीराम कम ओवर, लेट्स। ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे। तो इसमें ये तो बात, ये सिद्धांत समझ में आ गया। खास नहीं पड़ता नहीं, हाँ। किंतु हम उपयोग करने की बात है। हाँ। विद्युत को कैसा हम प्रयोग करें, ताप को कैसा प्रयोग करें, हाँ। दो का हम प्रयोग कर ही रहे हैं। ठीक ठीक। ताप के बारे में अपन ईंधन के रूप में लकड़ी को, पत्ते को जलाते रहे। अभी जो है ना गोबर गैस को भी जलाना शुरू कर दिया है, विद्युत से भी चूल्हा जलाना शुरू कर दिया। इससे बात आ गए क्या? सूर्य ताप से भी चूल्हा जलाना शुरू कर दिया, खाना बनाना शुरू किया ना भाई। हाँ बाबा। ये सब तो तीन विधि अपनाई। हाँ। नहीं, हाँ। परंपरागत ईंधन के अलावा इन तीन चीज के अलावा चौथा चीज है बायोगैस। बायोगैस से भी अपन काम चलाते हैं। ऐसा बात। तो जैसे एक पतीला है, उसके अंदर कुछ रखा है, उसको हमने गर्म किया तो उसकी क्या कार्य ऊर्जा बढ़ी या उतनी ही रही? कार्य ऊर्जा कुछ नहीं बढ़ता है। कार्य ऊर्जा को हम उपयोग किया। तो बेसिकली इसने इस ऊर्जा को पहचाना, इस वजह से ये दूसरे तरीके से व्यक्त होने लगा, तो इसका कार्य ऊर्जा वही रही। मिसाल से समझें, जे क्या जो विद्युत कैसा पैदा होता है, डायनामो, वो कैसा पैदा होता है? ये विद्युत धाराओं का विखंडन विधि से होता है। विद्युत धारा चुंबकीय धाराओं का विखंडन के फलस्वरूप में विद्युत का स्वरूप बनता है। ये ठीक है। परमाणु में जो विद्युत है बिना विखंडन की होती है। बिना विखंडन की होती है। माने परमाणु विखंडित ना होते हुए विद्युत को प्रोड्यूस करता है। परमाणु में चुंबकीय बल रहता है, उसका विखंडन से विद्युत पैदा होता है। इसके विखंडन से विद्युत पैदा होता है। बीच में परमाणु बीच में ये जो है ना मध्यांश है ना, स्पिन मोशन करता रहता है। अच्छा, तो ये तो बिल्कुल डायनामो जैसा हो गया। और क्या? तभी तो विद्युत। अच्छा, क्या बात है बाबा। बताओ। अब इसको हम पचाएंगे कि नहीं पचाएंगे? बिल्कुल पचाएंगे। तो ये ऐसा समझ में आया कि ये जो परमाणु में जो इस तरीके से जो अंश घूम रहे हैं, बीच में जो डायनामो घूम रहा है, तो वो चुंबकीय जो प्रभाव है उसको वो विखंडित कर रहा है, जिससे वो विद्युत विद्युत आता है। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा है बाबा। ठीक है ना? हाँ। उसी को हम बृहद रूप बनाया। हाँ। कैसा बनाया? लोहा में जो है ना ऐसा चुंबकीय संपन्नता लोहा भी होता है। हाँ। प्राकृतिक रूप में। हाँ। कृत्रिम रूप में भी मनुष्य बना सकता है। अच्छा, दोनों आ गए। हाँ। तो उसको फिक्स करता है। हाँ। आपने सामने। हाँ। उसमें एक विद्युत धारा रहता है। हाँ। है ना? ऐसा चारों तरफ में फिक्स कर देते हैं। हाँ। उसके आमने सामने रहता है वो। हाँ। उसको जो घुमाने से, आर्मेचर घुमाने से विखंडित होता है। ठीक बात, बहुत अच्छा है। और ध्वनि कैसे आता है? अच्छा, ध्वनि को जो बताया ध्वनि है, जो पदार्थावस्था जड़ प्रकृति का ध्वनि का मनुष्य उपयोग नहीं करता है। ध्वनि जो है ना विद्युत में विलय होता है। विद्युत में विलय रहता है। अच्छा। ताप में विद्युत में विलय होता है। विलय होता है मतलब उसमें समावेश हो जाता है विद्युत में। घूमने के फलस्वरूप ताप है ना, घूमने के फलस्वरूप ताप है। अपने एफिशिएंसी को बनाए रखना। हाँ। स्वयं में व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी की बात है ना। हाँ, समय स्वयं में व्यवस्था होने के रूप में जितना ताप चाहे उसको बना के रखता है। अच्छा। अभी तक परमाणु को रोकने वाला शून्य ताप नहीं हो। हाँ। संसार में।
तो स्वयं में व्यवस्था रहने के लिए जितने ताप की आवश्यकता है उसको वो अपने बनाकर रखता है। बहुत सुंदर है बाबा, कितना इकोनॉमिकल है एप्पल। बिल्कुल। तो इसके लिए कुछ एक्सटर्नल ताप की जरूरत नहीं है, इसमें अपने आप से ताप की उत्पत्ति है, उससे वो अपने मेंटेन करता है अस्तित्व को, अपने अस्तित्व को मेंटेन करता है। बहुत सुंदर। तो व्यापक में संपृक्त होने की वश होने का फल है, ऐसा फल है, फल आ गया। इतना फल के साथ जब अभिव्यक्ति हुई, उसमें ताप का, विद्युत का ज्ञान किया, शब्द का ज्ञान किया, ताप का ज्ञान किया, जड़ प्रकृति से चुंबकीय ताकत का ज्ञान किया। फलस्वरूप बंधे नमो बना करके जो विद्युत को प्रोड्यूस करने लगे। इसमें घटना बढ़ना क्या चीज है? ठीक। जितने भी विद्युत आता है वो धरती में समाता ही है। कहीं भी कुछ विद्युत ना घटता है ना बढ़ता है। वह अर्थो नहीं उसका अंतिम बात। बीच में हमको ताप भी देता है, हवा भी देता है, प्रकाश भी देता है, और यंत्रों को चलाता है। तो ये जो बेसिकली ये जो बीच में जो चलाता है एक तरीके से कंपनात्मक प्रभाव है ना उसका, जो ये विद्युत का ये जो बह रहा है उसमें कुछ वस्तु तो जा नहीं रहा है, एक विद्युत को पहचाना, उसके बहने वाली बात को बाद में करेंगे। ठीक है बाबा। पहले विद्युत का उपज ऐसा होता है, समझ में आ गया? ये समझ में आ गया। अब रह गया बात कैसा। उसको विद्युत पैदा हुआ, उसको क्या हो गया उसमें? कुछ कंपनात्मक गति बढ़ गया। कैसा बढ़ा? जब हर पर्णों में संकोचन प्रसारण है, उसको बढ़ा दिया। ठीक है, वही विद्युत है। तो ये जो अर्थ होता है उसमें एक्चुअली में क्या हो जाता है? वो अर्थ में वो कंपन समा जाता है। वो जो कंपनात्मक गति को बढ़ाया था, वो धरती में समा जाता है। ये अर्थ कंपनात्मक गति को जो बढ़ाया था वो धरती में समा जाता है। जैसा कंपनात्मक गति को मीडिया को बनाया, और मीडिया कहाँ जाकर के अंत होता है? अर्थ में ही अंत होता है। नहीं तो स्वयं जल जाए। मीडिया मतलब तार। ठीक है। यदि मीडिया में नहीं जाता है, मीडिया धरती में पहुंचता नहीं है, ऐसे स्थिति में स्वयं में जल के मर जाता है। ये सब गल जाएगा, तारा गल जाएगा। तो धरती उसको पचाता है, उसका धरती में पचा हुआ ही है, धरती से तो आया है ये सब। अच्छा। अरे इसीलिए ना विद्युत ना घटता है ना बढ़ता है। अच्छा। विद्युत को उपयोग करने की तकनीकी है, मानव का उपयोग के लिए। अभी कैसे जरूरत पड़ गई? क्योंकि ईंधन की व्यवस्था खत्म हो गई। अब उसका मनुष्य का जो एक ये हो गया, अर्ज हो गया, ये इसको का उपयोग करना है ऐसा। ये जो घटने बढ़ने की जो बात अभी हुई, इसमें से ये स्पष्ट हो रहा है कि एक धरती, मतलब धरती के स्तर पर अगर देखें तो कार्य ऊर्जा यथावत रहता है ना। अब धरती के अर्हता के आधार पर जी, उपयोगिता के आधार पर हम अलग अलग उपयोग करते हैं जी, ठीक है ना जी। अब उपयोग करके अंत में जो है ना, ये सबका सब ऊर्जा जो है ना धरती में ही समाना है जी। उसी विधि से जो न्यूक्लियर एनर्जी तैयार किया, वो भी धरती में ही समाया है जी। वो न्यूक्लियर एनर्जी से धरती तापग्रस्त हो गए। न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट कैसे होता है? जैसा टेस्ट करते हैं, उसमें होता क्या है? होता इतना ही, सूर्य में जितना ताप है उतना पैदा करता है। किया क्या जाता है उसमें? ताप जनरेट होता है। वो कैसे? ताप में परिवर्तित होता है, वो तो धरती में समाया रहता है। नाभिक के ऊपर अटैक करने से ताप जनरेट होता है, ऐसा है? नाभिक जो है ना अपना ताप को दे करके, वो नाभिक जो है ना, ये जो एक प्रकार का निष्प्रभावी होता है, माने इसका रेडिएशन की मेटल के रूप में नहीं रहता।
अच्छा, दूसरे मेटल में परिवर्तित होता है। तो रेडिएशन जो मेटल है उसमें तो ताप का अंतर नियोजन रहता है, वो कैसा आ गया न्यूक्लियर में, कैसे वो चीज आ गई, उसको बताया था। तो परिवेशीय जो घूमते हैं उससे ताप, विद्युत, ध्वनि, इन तीनों का इसके न्यूक्लियर पर जाता है, न्यूक्लियर पे जाता है, उस पे अंतर नियोजन होता है। इस परमाणु में अजीर्ण परमाणु। भूखे परमाणु में कैसा होता है, बहिर्गत होता है। ये आपको नहीं पढ़ाया है, नहीं, विज्ञान इसको नहीं पढ़ाया है, इसको जानता ही नहीं है, ईश्वर का ही नहीं किया, इसीलिए सकल को कर्म करने वाला बना। सकल को कर्म का आधार यहीं से है। सकल को कर्म को वैध मानने का आधारित नहीं विज्ञान। जिस दिन इसको समझेगा वो कर्म करेगा नहीं। जी बात। इसको कौन ब्रह्मा जी का बसाव है, कौन ब्रह्मा जी को बताया इसको, कौन किसको समझाए? हमको समझा दीजिए बाबा, हम समझा देंगे सबको। ठीक, उसी आधार पर अभी प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है, अपना प्रयत्न से, उसी सद्बुद्धि से, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो कैसे हम उपयोग करते हैं, उपयोग भर कर सकते हैं इसको। अच्छा। जैसा लकड़ी को उपयोग किया, लकड़ी को ईंधन में उपयोग किया, ईंधन से राख बने, ठीक है, राख तो धरती में गई, उर्वरक बन गए, ईंधन अवशेष उर्वरक बन गए। अभी न्यूक्लियर का ईंधन अवशेष उर्वरक नहीं बनता है, वो जहाँ जाता है वो करता ही अपना काम करता है। हाँ, ठीक है, विखंडन करता है और बहुत ज्यादा पॉल्यूशन तैयार करता है। तो ये जितना तेल और ये जितने भी करता है कोयला, उससे ज्यादा वो करता है, ज्यादा इफेक्टिव होता है माना जाए, प्रभावशील, ज्यादा हानिप्रद होने में ज्यादा प्रभावशील, ऐसा माना जाए। तो ये जो आपने ये बताया अजीर्ण परमाणु में जो परिवेशीय अंशों के ताप से अंतर नियोजन से नाभिक में बहुत अधिक ताप रहता है। अधिक ताप का नहीं, वो जो विकिरणीय तत्व बन जाता है, विकिरणीय प्रभाव बन जाता है, उसमें बनता है ना। तो ये जब ये न्यूक्लियर में क्या उसको नाभिक को विखंडित करते हैं तो ये ताप जो है वो जो है ना प्रभाव, जो जितने भी न्यूक्लियर को दिया था, वो सब निरस्त हो जाता है ईंधन अवशेष में। समझ आया ये जो परिवेशी अंश जो है ना दिया था, वो निरस्त होता है। परिवेशीय ईंधन अवशेष वही है, परिवेशीय अंश जो दिया था वो निरस्त होता है। परिवेशीय अंश ने भाई ताप विद्युत इसको जो है ना प्रोड्यूस करते हैं, दिया था, वही वो सब निरस्त हो जाता है। निरस्त कैसे होता है? ताप में बदल करके निरस्त होता है। ये जितने भी दिया था मध्यांश को, वो सबका सबको ताप में परिवर्तित करके वो निरस्त हो जाता। इसलिए इसके बावजूद भी हानि करने में बाज नहीं आता है ईंधन अवशेष। ये जो तेल से, वो कोयले से जो ये होता है, हानि होती है, उससे ज्यादा इफेक्टिव होता है उसका ईंधन अवशेष। ठीक है ना? ये समझ में आ गया है? ये समझ में आता है, ये तो समझ में आ गया होगा। इसीलिए सारा कचरा भारत में भेज रहे हैं। हाँ बाबा। तो भारत वाले कचरा को ढोने में समर्थ ऐसा संसार वाला है। और हमारा देश के जो नेता लोग हैं ये भी मानते हैं हम कचरा को खरीद सकते हैं।
ये धंधा कर रहे हैं, उसमें पैसा मिलता है इसलिए खरीदते हैं। क्या तकलीफ, सकल को कर्म यही है। और आगे जो कार्य ऊर्जा वाली जो बात हुई थी पहले, उसमें हम लोगों के चर्चा में ये एक बात आई थी, उसका स्पष्टीकरण चाह रहे थे आपसे। जैसे कि धरती पर जैसे मेरे पास एक रुई का गोला है, उसमें कोई कार्य ऊर्जा है और मैंने उसको जला दिया, तो वो जलना शुरू कर दिया, तो उसमें ताप बढ़ गया। तो उतने रुई के गोले में कार्य ऊर्जा बढ़ा माने कि यथावत रहा माने? तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, धरती की अपेक्षा में कार्य ऊर्जा कहीं घटता नहीं, बढ़ता कहीं घटता नहीं, केवल रुई के गोले में उतने फ्रेम में उसका मात्रात्मक परिवर्तन हुई जी। मात्रात्मक परिवर्तन होने से वहन क्रिया माध्यम जो बना था जी, वो विभिन्न प्रकार के वहन करेगा जी, ऐसा। अच्छा, उसमें मात्रात्मक परिवर्तन होने से वो वस्तु ही परिवर्तित हो रही है। हाँ। तो उसमें मेजरमेंट करने की कोई गुंजाइश नहीं बची। मेजरिंग टू थिंग्स देन, है ना? You're not measuring ऊर्जा यथावत धरती में ही है। वो ठीक है, वो वाली बात धरती का हो, ताप का हो धरती में, रुई के साथ ध्वनि साथ का हो ऑक्सीजन में धरती भी में, मात्रात्मक परिवर्तन कर रहा विद्युत का हो धरती में, है। रुई के साथ साथ ऑक्सीजन में भी मात्रात्मक परिवर्तन हाँ, अब पहले से चुंबकीयता है ही। तो बाबा जी, आप जो ये बोलते हैं अस्तित्व स्थिर है, वो स्थिरता का आधार यही है क्या? ये क्या है, ऊर्जा है यथावत रहता है। अच्छा, मात्रा यथावत रहता है। तो मात्रा यथावत है, ऊर्जा यथावत है और परिवर्तन चालू है, परिवर्तन चालू है विकास की ओर। बहुत सुंदर है बाबा। यदि परिवर्तन नहीं होता विकास होना ही नहीं था। परिवर्तन जानना, मात्रात्मक परिवर्तन भी है, गुणात्मक परिवर्तन, दोनों होता गया। उसमें मानव को छोड़ करके बाकी सब ठीक किया है, किंतु मानव जो है भी अपना मात्रा में तो हुआ है, किंतु गुणात्मक परिवर्तन में पीछे। उसी लिए अध्ययन की व्यवस्था दी। ठीक, ये भाषा ठीक हो गए, इसमें जो सही में लगे ना, बिल्कुल लॉजिक में लगे ना, व्यवहारिक हो गए ना, आवश्यक हो गए ना, बहुत सुंदर। बाकी तो सब शाश्वत है। ये वाली जो बात है, मुझे लगता है कार्य ऊर्जा को लेकर, ये शायद इसीलिए भी आई थी क्योंकि मतलब अभी जो प्रचलित है, कार्य ऊर्जा को सापेक्षता में देखते हैं, यानी ऊर्जा का एक जगह से दूसरे जगह में जब स्थानांतरण होता है, मतलब उसको जब हम मेजर कर पाते हैं, तब उसको कार्य ऊर्जा माना है। ठीक है ना? ठीक है ना। आप जहाँ तक वो उपयोगिता कल्ट है, उपयोगिता के क्षेत्र में है, वो उपयोगिता के क्षेत्र में जो कुछ भी मानव ने किया है जी, साहसिक कार्य जी, स्रोत के रूप में जो बात आती है, इसके स्रोत को मिटा करके हम उपयोगिता को सोचा, ये गलत हो गए जी, आपराधिक हो गए जी, ये बात ठीक है। स्रोत को मिटा करके हम कार्य ऊर्जा को उपयोग करना, ये कहाँ तक बुद्धिमानी हुआ। उसका फलस्वरूप पॉल्यूशन आना, ये सब हो गए, खत्म हो गए। तो इसमें ये भी एक बात आई थी, जैसे अलग अलग प्रकार के परमाणु हैं, कार्य ऊर्जा का मूल स्रोत तो परमाणु में ही है, ताप, विद्युत और ध्वनि के रूप में। तो अलग अलग प्रकार के परमाणुओं में भी परमाणुिक स्तर पर कार्य ऊर्जा एक ही रहता है कि अलग अलग होता है परमाणुओं में? कार्य करने की कार्य का क्वालिफिकेशन सब में एक है। ऊर्जा का फ्रीक्वेंसी अलग अलग। बहुत सुंदर। तो हर परमाणु का फ्रीक्वेंसी जो है ताप, विद्युत और ध्वनि को प्रेजेंट करने का अलग अलग, उसी अर्थ में स्पेक्ट्रम है। उसी आधार पर ही अलग अलग दिखता है, वो मात्रा के आधार पर अपना काम कर रहा है। हाँ, वो ठीक ही मात्रा, ठीक है, मात्रा के आधार पर जी, हाँ, मात्रा के आधार पर। तो मात्रा भेद से ताप, ध्वनि और विद्युत के फ्रीक्वेंसी में अंतर होता है, फ्रीक्वेंसी पर चेंज होता है, पूरे में एक ही रहता है। जैसा एक वायु के रुई के परमाणु में ये ताप, विद्युत और ध्वनि
अलग फ्रिक्वेंसी में है, वो ये जो है ना 200 लोहे में अलग है, रेडिएशन मेटल में अलग है, अलग है। लोहे में अलग है, हाँ। सोने में अलग है, हर वस्तु में अलग है, मिट्टी में अलग है, पत्थर में अलग है। फ्रीक्वेंसी का हिंदी क्या बात है, क्या बात है। फ्रीक्वेंसी हिंदी ये फिजिक्स में पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है, वो तो भी तय करना है। हिंदी में क्या प्रवणता प्रवणता बोलते हैं प्रवणता भौतिक शास्त्र में इसको अपने को पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है, पढ़ाना उसकी है। जरूरत है। पढ़ाना है बाबा, फ्रीक्वेंसी को हिंदी में पूछ रहे हैं। आवृत्ति प्रवणता एक्चुअली फ्रीक्वेंसी प्रवणता शब्द सही मीनिंग इसकी। बहुत बढ़िया, जी, कितना बढ़िया, कुछ तो बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। है ना? ये बिल्कुल आश्चर्य की बात है। जी बाबा। लेमैन प्रोडक्शन, इसको क्या कहोगे? हमको लेमैन कहोगे, बुद्धिमान कहोगे कि विद्वान कहोगे, क्या कहोगे? संसार की नजरों में लेमैन है यार, है ना, है ना, ऐसे अस्तित्व के नजरों में ठीक है। संसार की नजर में है लेमैन ऐसा पोजीशन है। बाबा जी एक मिनट। एक मतलब इसको एज समलाइज वे पे हम कहें बाबा, हाँ। कार्य ऊर्जा मध्यस्थ ऊर्जा से प्रकट हुई और उसी में विलीन हो गई। क्या कहा? ये कह रहे हैं कि कार्य ऊर्जा मध्यस्थ ऊर्जा से प्रकट हुई और साम्य उसमें ऊर्जा। विलीन हो गई। कार्य ऊर्जा साम्य ऊर्जा से प्रकट हुई और साम्य ऊर्जा में विलीन हो गई, ऐसा ये कह रहे हैं। साम्य ऊर्जा में विलय नहीं होता है, साम्य ऊर्जा प्राप्त है, वो घटता बढ़ता नहीं। पहले प्राप्ति घटता बढ़ता नहीं, विलय होने वाली बात कहाँ होता है? परिवर्तित होता है एक से दूसरे में। ये क्या है? ये विलय क्या चीज है? ये पहले उसको समझना पड़ेगा। समझ में आएगा? क्या सुना? विलय क्या चीज है उसको साम्य ऊर्जा सब वस्तु को, हर वस्तु को जड़ चेतने को प्राप्त, इसमें प्राप्त करना नहीं है। पहले ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, अभी फिजिक्स में वो नहीं है, अब पढ़ाते नहीं है, अब पढ़ाना योग्य नहीं हुए। क्या सुना? फिजिक्स पढ़ाने योग्य नहीं। क्या सुना? पढ़ाने योग्य नहीं हुए। क्या चीज? फिजिक्स। विज्ञान। विज्ञान इस मुद्दे को पढ़ाना योग्य नहीं है। सुन रहे हो? जी ठीक से होश में हो ना? जी बाबा जी। ये तत्काल बेहोश होने वाली क्लोरोफॉर्म है। विज्ञान जब पढ़ाने योग्य नहीं है तो पढ़ाए क्या रहा? बेसिकली जो स्टेप है, उसके बाद आप सही होने की क्या रास्ता कहाँ है? बेसिकली मूल में ही हम रास्ता भटक गए हैं, तो उसके बाद सही होने की जगह कहाँ है? गलतियों को आदमी अनेक प्रकार से अनुसंधान किया है, अंतविहीन विधि से किया है। गलती को कैसा गलती किया है? किया है कि नहीं किया है? नहीं किया। सही के लिए कौन सिर पचाए? कितने लोग पचाए? सिर पचाने लगे, वह सब खाद मट्टी हो गए। हमारे परिवार में आपको बताया, ये सब सोचने के लिए गए, अंत में तो कुछ नहीं हुआ। वो ला करके अपना गड्ढा खोदा, गुड्डे में बैठ गए, अपने हाथ से मट्टी ढाक लिए, मर गए। उसके ऊपर चबूतरा बना के रखे, समाधि दी, आत्महत्या किया, उसको समाधि दिया। बताया इसको क्या किया जाए? हमारे परिवार की बात कर रहा हूं, हम दूसरे की तो बातें नहीं करता। इसको क्या कहा जाए? स्वयं में कोड़ा, मट्टी ढक ले, मर गए। आत्महत्या हुआ कि नहीं हुआ? कंप्लीट। अभी के यदि परिभाषा के अनुसार यदि वही प्रक्रिया है तो उसी को कहा जाए, सबको गड्ढा कोड़े, अपना बैठे मट्टी ढक ले। ऐसा तो प्रैक्टिकल होता नहीं। ठीक है, ये सब बातें एक तरफ जो है ना
रोगी होते हैं, मरने योग्य होते हैं, दवाई से जीने के लिए इच्छा होता है, जलाने के लिए इच्छा होता है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसको क्या कहोगे? ये प्रक्रिया को क्या कहा जाए? ये कॉम्प्लेक्स ही हो गया ना जी। ऐसा बात, ठीक है। मनुष्य जो है ना, सभी अपना उपयोगिता को प्रमाणित करने की इच्छा में ही जीना चाहता है। अब प्रयोजन पूरा होता नहीं है तो परेशान होता है। यही बात, वो परेशानी छूटने के लिए अभी अपन एक छोटा सा प्रस्ताव रखें। भौतिकता को, जड़वत प्रकृति को, कार्यकलाप को माने साम्य ऊर्जा के साथ क्या करता है और कार्य ऊर्जा के रूप में कैसा काम करता है, उसको स्पष्ट करने के लिए कोशिश किया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ठीक है ना? बहुत सुंदर। अच्छा, कार्य ऊर्जा के बारे में मनुष्य का क्या संबंध है? उपयोगिता के लिए। उपयोगी क्या उपयोगिता भाई? प्रौद्योगिकी के लिए उपयोगी है ना, घर में इसके ईंधन के रूप में उपयोगी, कोई मरता है तो उनको जलाने के लिए उपयोगी। ठीक है बाबू, ठीक है ना? ठीक है ना? ये सब बना के रखे हैं कि नहीं उपयोग? जी बाबू। ये सब तो प्रैक्टिकल करने के लिए कर रहे हैं। अब जहाँ बढ़ गए, इसमें क्या दोष आ गया? दोष ही आ गया जो ऊर्जा संचलन बनाए, संचय करने के लिए, ऊर्जा को पाने के लिए जो प्रयोग किया, तो खनिज तेल, खनिज कोयला का उपयोग किया। उससे जो है ना, उससे धरती का पेट पट गए, धरती संतुलन होने की जगह में जा रहा है। ये तो बात प्रोडक्शन विज्ञान नहीं करते, आगाह करते हैं, ठीक है ना? उसका दवाई कोई उनके पास नहीं है। इस किया कौन है? विज्ञान ही किया है ज्यादा। विज्ञान से पहले आदर्शवादी युग से ही जंगल काटना शुरू है। जंगल काट के तो सब मैदान हुआ। मनुष्य ही आज जंगल को काटा है, दूसरा कोई जानवर काटा नहीं। काटा है? नहीं। कोई जानवर काटा है? ठीक है। और विज्ञान उगाने के बाद जो है ना, जंगल के साथ तो भिड़ा ही, और इसके खनिज के साथ भिड़ गए। खनिज के साथ भिड़ करके अभी जो है ना, खनिज जो है ना, तेल और कोयला के रूप में उपयोग किया, उसके बाद न्यूक्लियर के रूप में प्रयोग किया। अभी तब विद्युत के लिए तो न्यूक्लियर प्लांट लगाने के लिए तो कह ही रहे हैं। ये ठीक हो गया बाबा, पूरा हो गया। पुराण पंचांग पूरा हो गया। अब क्या किया जाए? इससे बचा जाए तो बचने के लिए क्या किया जाए? यदि अपराधों से बचने के लिए क्या किया जाए? पोल्यूशन विहीन पद्धति को उपयोग किया जाए। अपराध मुक्त विधि से सोचा जाए, प्रकृति के साथ अपराध न हो, ऐसा पद्धति को अपनाया जाए। ये न बनता है, उसी में अपना भी जुड़ जाए। ठीक है, ठीक। फिर थोड़ा सा अब फिर से जरा सा एक छोटी सी बात। कार्य ऊर्जा जो संतुलन टूटने के कारण कार्य ऊर्जा आई, इतना सही है ना? लाइन तो मैं आगे बोलूं। साम्य ऊर्जा से क्रियाशीलता तो से आगे हो गई, पीछे कार्य ऊर्जा, क्रियाशीलता से कार्य ऊर्जा, क्रियाशीलता से कार्य ऊर्जा। मैं संतुलन बिगड़ने से, एटम के अंदर संतुलन बिगड़ने से मैं वो पूछ रहा हूं। बाबा जी वो पूछ रहे हैं क्या उनका ऐसा सोचना ठीक है कि जो परमाणु में संतुलन के बिगड़ने से कार्य ऊर्जा आई है, ऐसा वो सोच रहे हैं। वो सोचे कि कार्य ऊर्जा जो है परमाणु के संतुलन के बिगड़ने से आई है, ऐसा वो सोच रहे हैं। बिगड़ने से कैसे? ऊर्जा संपन्नता साम्य ऊर्जा है। साम्य ऊर्जा से क्रिया करने से कार्य ऊर्जा तैयार हुई।
उसमें बिगड़ने की जगह को कैसा आपने पहचाना? बिगड़ने वाला कहाँ से है? इसमें कोई बिगड़ने वाली बात होते ही नहीं, घटने वाला बढ़ने वाला है नहीं, तो बिगड़ना कहाँ है? बिगड़ने की बात नहीं, असंतुलन होने का बाबा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के असंतुलित होने से वो मैं असंतुलित होने से ऊर्जा कैसा पैदा होगा? क्या होगा यही मैं पूछ रहा हूँ। असंतुलित होने से कुछ नहीं पैदा होगा। अभी आदमी पागल होता है, उसको असंतुलित कहते हैं ना, उनसे कोई उत्पादन होगा? उनका कोई प्रयोजन निकलेगा? अरे पहले तय करो माना भाई। बिल्कुल बिल्कुल इसमें देरी कहीं के लिए वो लाइन ठीक करने हैं, वो लिखा था ऊपर ही। लफंगे होते हैं, असंतुलित रहते हैं, पागल होते हैं, इनसे किसका प्रयोजन कुछ निकलता भी है? क्या कहा? नहीं निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल, जब हमने वो निकाल दिया। अब बताए, अबे बिगड़ने वाला बात कहाँ से है? बिगाड़ नहीं, असंतुलन भाई। भूखे परमाणु और अजीर्ण परमाणु पे केवल मानव में है और कहीं नहीं है। केवल मानव में असंतुलन है, पागलपन है, बेवकूफी है, नालायकी है, लफंगाई है। सारा क्वालिफिकेशन मानव के पास है। इसी के साथ संतुलन भी है, विद्वता भी है, पांडित्य भी है, विवेक भी, विज्ञान भी, ज्ञान भी। क्या चाहते हैं? मानव के पास विद्वता भी है, विवेक भी है, विज्ञान भी है, पांडित्य भी है। ये चाहते हो या लफंगाई, बेवकूफी, नालायकी, अपराध, यही चाहते हो? जो चाहना है वही चाहो, वही करो। पूरा हो गया, इतिश्चय हो गया ना। मनुष्य को छोड़ करके और कहीं भी अपराध प्रवृत्ति है नहीं। हम ऐसा पढ़ाएंगे उसको। आप भी जा सकते हैं, हम भी जा सकते हैं, दूसरा भी जा सकता है। सारा संतुलन का केंद्र आदमी। संतुलन पूर्वक जीने का जी करके संसार के साथ नियम नियंत्रण संतुलन को प्रमाणित करने वाला भी आदमी ही है। समाधान समर्थी अभय अस्तित्व को प्रमाणित करने वाला भी आदमी ही है। क्या समझा? समाधान समृद्धि को प्रभावित करने वाला समाधान समझदारी से जी, समझदारी से समाधान, श्रम से समर्थी, ठीक है जी जी जी। अखंड समाज से भाई और इसके सर्वभौम व्यवस्था में जो है ना, व्यवस्था में प्रमाणित होते हैं सहअस्तित्व जैसे सार्वभौम व्यवस्था। इन चारों को प्रमाणित करने वाले केवल आदमी है। ना जानवर प्रमाणित करेगा, ना मट्टी पत्थर धातु प्रमाणित करेगा, ना झाड़ जंगल नहीं करेगा। ठीक है बाबा जी। पहले वाले जो बेन है जी, पहले वाले आदर्श वाले रहस्यमय है, उनमें मतभेद होता गया। तो आदमी थोड़ा ही समझदार है, जानवर भी समझदार है। जानवर भी सुखी होना चाहता है, मानव है। उनका देवता एक तैयार हो गया, कहा कि झाड़ भी सुखी होना चाहता है। उसके बाद उसके आगे क्या, पत्थर भी सुखी होना चाहता है। ले अभी हम कहाँ से शुरू किए? केवल मानव ही सुखी होने वाला है, दूसरा कोई सुखी के अपेक्षा में काम नहीं करता। कामे ऊर्जा संपन्नता आवश्यक क्रियाशीलता के रूप में करता है। जीव कैसा करता है? जीव चेतना में संवेदना को कैसे व्यक्त करता है? वंश के अनुसार व्यक्त करता है। कितना सुगम? वंश के अनुसार, बिल्कुल सही। चींटी से लेकर हाथी तक, मानव तक,
जीव चेतना में वही वंश के अनुसार। अभी क्या नेतागिरी कहाँ जा रहा है, वंश के पास जा रहा है कि नहीं? वहीं पे पैसा कहाँ जा रहा है, वंश के पास जा रहा है कि नहीं? अपराध वंश के साथ जा रहा है कि नहीं? सोच। इससे ज्यादा फिलॉसफी भी कुछ होता है? ऐसा और तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ तक बिल्कुल बहुत सुंदर बात है ना? हाँ। इसका मतलब क्या है, समाप्त करने में आता है कि भाई ऊर्जा तो मानव को प्रकृति से चाहिए, ये पता लगता है कि प्रकारांतर से। क्योंकि मानव एक ऐसा व्यक्ति है सबके साथ सदुपयोग दुरुपयोग करने योग्य व्यक्ति। सदुपयोग पद्धति से विकास होता है, दुरुपयोग पद्धति से ह्रास होता है, इतना ही बात। अभी तक हमने क्या किया, दुरुपयोग किया। अभी सदुपयोग करने के लिए सद्बुद्धि चाहिए थे, उसके लिए तो क्या मानव चेतना से सद्बुद्धि शुरू होता है। मानव चेतना को शिक्षा विधि से लोकव्यापीकरण करने की बात पद्धति बताए, उसमें अपन जहाँ तक किए होता है ठीक है कि नहीं देखना होगा, शोध करना होगा। हर बात के लिए तो शोध है एक विधि, आप स्वयं जांचना ही पड़ेगा। आप यदि ओपिनियन फॉर्म करना है उसको समझना ही पड़ेगा, तभी ओपिनियन होगा। परंपरागत विधि से इससे जुड़ने वाला कोई ओपिनियन नहीं है। सहमति एकमात्र बचा है जी। क्या बच्चा? सहमति। सहमति होना, सहमत होना एक बचा है, और कुछ भी नहीं जुड़ता। अब होती है संविधान में कोई जुड़ता है? आज का दंड संहिता में ये कहीं जोड़ने वाली बात बनता है? नहीं ना। संविधान जैसा वस्तु जैसा क्रीम जेंट्री उसको नहीं किया है आज तक। जब से संविधान का नाम होना है तब से, जब से संविधान का नाम हुआ तब से हुआ, तब से उसको हजारों वर्ष कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता जी। हजारों वर्ष बीता होगा। तो ऐसे जो उसमें जो संसार के जो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति मानते हैं वही उसमें जुटा है संविधान के साथ। गलत कहा था? आज भी ऐसे ही है। आज भी संस्था संविधान के साथ जुड़ने के लिए श्रेष्ठ बुद्धि को ही प्रयोग करना पड़ता है। परंपरा जो है ना आपराधिक है, अपराध को लेकर के श्रेष्ठ बुद्धि चल रहा है। क्या पूरा दंड संविधान है ना भाई, दंड संहिता। क्या सुना? दंड संहिता, अपराध शाखा, दंड संहिता। क्या मतलब? इसका जोड़ जुगाड़। अपराध शाखा, दंड संहिता, इसका जोड़ जुगाड़। अपराध शाखा अपराधों को खोज के ला करके न्यायालय को देता है। अपराध शाखा, अपराध को खोजने वाला कौन होता है? अपराध शाखा से ही होगा कि और कहीं हो जाएगा? वहीं से। अपराध शाखा अपराध में निष्णात है कि नहीं है? अपराध शाखा का मतलब पूरा इन्वेस्टिगेशन, पूरा वो तो पारंगत है अपराध में। अब उसके बाद भी हमको बिलासपुर में हम जेल में हमारा साधु काम किया, ठीक है ना। वहाँ के लोग अपराधियों ने लिख के दिया जो सारा अपराध का जड़ पुलिस, अपराध का जड़। अभी जो डीआईजी आए थे, वही बता रहे थे कि एक एमपी को जब हम आए तो उन पर 14-15 केस हमने लगा करके बंद किया। 10-15 दिन 10-15 केस लगा करके उनको जेल में बंद किया। अभी क्या है
10-15 दिन बता रहे थे कि कोई अभी जो डीआईजी आए थे वो बता रहे थे कि किसी को 10-15 केस लगा के बंद किया। हाँ है ना, एक बन के है ना मैं हाँ बताया हमने। और वो तो नक्सलियों का सहायता करेंगे करके एक डॉक्टर को बंद किया ना, आजीवन कारावास थे। वही बात कहा होगा। हाँ बाबा जी, इसको अपन थोड़ा सा पूरा कर देंगे, कार्य ऊर्जा वाला जो है ना। तो हमको ये बात बहुत सुंदर लगी कि जो ये ध्वनि, ताप और विद्युत जो है वो व्यवस्था के अर्थ में प्रकट होता है, और पदार्थावस्था में इसको मानव जो है अपने सदुपयोगिता के अर्थ में स्रोत को बनाए रखते हुए जब उपयोग करता है तो उसके साथ में व्यवस्था। अब हम ये देखते हैं कि ये जो आपने बताया ध्वनि, ताप और विद्युत जो परमाणु के स्तर के ऊपर जड़ परमाणु में प्रकट होता है, यही जो है प्रकृति में जो प्रकटन क्रम है, इसमें प्राणावस्था में ये प्राण कोशिकाओं के स्वरूप में काम करता है। तो हम थोड़ा सा ये समझ, उसके लिए भी रेडिएशन चाहिए, उसके लिए भी रेडिएशन चाहिए, मानो जीवित रहने के लिए भी रेडिएशन चाहिए, पनीर से स्थिर रहने के लिए भी रेडिएशन चाहिए। जी बाबा बताइए। हाँ, तो हम ये समझना चाह रहे थे कि ये जो आपने हमें कई बार ऐसा समझाया है कि प्राणावस्था की इकाई यानी कि जो पेड़ पौधे हैं उसका जो मूल रचना है वो प्राण कोशा है। ये प्राण कोशा किस तरीके से काम करता है, इसका ये कार्य ऊर्जा का क्या स्वरूप है उसमें, ये समझना चाहिए। एक तो इसके पहले हाँ हमें समझना चाहिए संसार में क्रियाकलाप स्वयं स्फूर्त। बिल्कुल, ये बात ठीक है। इसको कोई विज्ञानी ही सिखाता था। विज्ञानी सिखाने से मट्टी उर्वरक होता था। ठीक, विज्ञानी की बलबूते पर मट्टी उर्वरक नहीं, अपने आप में उर्वरक होता है। कैसा होता है उसके लिए कहा कि प्राणावस्था जब सड़ करके धरती में मिलता है, प्राणकोश सुख करके प्राण पदार्थावस्था में मिलते हैं, तो वो सब उर्वरक होते हैं। ठीक बात, ये स्वयं स्फूर्त उसका नेचुरल साइकिल है। ठीक है, एक कुल मिलाकर के मतलब प्रकारांतर से वही है, मलमूत्र भी वही है, और गाय गोरुओं का गोबर मूत्र सब भी वही, सब वही। ठीक हो गए। हाँ, ऑलराइट। तो हम ये पूछना चाह रहे थे बाबा, ये जो प्राणावस्था की इकाई जो पेड़ पौधे हैं, इसमें कार्य ऊर्जा का क्या स्वरूप है प्राण कोशा में? कार्य ऊर्जा के बिना वो आया कहाँ से? बिल्कुल, कार्य ऊर्जा के बगैर वो आया नहीं। आया नहीं तो कार्य ऊर्जा के साथ ही जी रहा है। हाँ, सामान्य बुद्धि से हम कह सकते हैं। कैसा जीता है उसके बारे में बात आती है। हाँ, क्रियाशीलता तो पहले से है, है। परमाणु से ही प्राण कोश प्राण सूत्र है, ठीक, प्राण कोश है। हाँ, ठीक है ना। हाँ, परमाणु से ही अणु, अणु से प्राण को सूत्र, ठीक, प्राण सूत्र प्राण कोश। हाँ, ठीक है। हाँ, प्राण सूत्रों में कार्य रचना विधि, रचना विधि निहित, हाँ, इतना बात को लिखा है। हाँ, हाँ, तो रचना विधि कब आता है, हाँ, प्राण सूत्र कैसा बनता है, ये बात आती है। हाँ, उसके लिए लिखा है। तो पानी जब होता है, हाँ, पानी जब धरती पर होता है, हाँ, वो गड्ढे में रुकता है। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, अभी चंद्रमा में भी कई गड्ढे हैं बताते हैं, हाँ, मंगल में भी यही बताते हैं। हाँ, तो जब कभी वहाँ पानी होगा गड्ढे में रुकेगा कि नहीं? रुकेगा। हाँ, एक बात तो हो गई। गड्ढे में रुकने से क्या होता है, पहले से सभी प्रकार के खनिज से धरती बना रहता है, ठोस पदार्थ से। उन ठोस पदार्थों में अम्ल और क्षार, दो चीज निष्पन्न होता है, कि घुलता है किसमें, पानी में। अम्ल और क्षार के निश्चित अनुपात में पुष्टि तत्व रचना तत्व बनते हैं। अच्छा, अम्ल और क्षार के निश्चित संयोग में पुष्टि तत्व और रचना तत्व। पुष्टि तत्व रचना तत्व को हमारी ये जो अब उसको हम कैसे किसको कह रहे हैं? पुष्टि तत्व किसका? हाँ, प्राण सूत्रों को बनने का पुष्टि तत्व रचना तत्व। अच्छा, रचना तत्व क्या होता है बाबा?
वही प्राण सूत्र का आकार देना। अच्छा, जो प्राण सूत्र का, एक मिनट बाबा, धीरे धीरे ना, ये रचना, जो प्राण सूत्र को आकार देने वाली जो चीज है वो रचना तत्व। और पुष्टि तत्व क्या है? पुष्टि तत्व है उसको बनाए रखने वाला, उसका खाद्य के लिए, उसको ठीक है, बने रहने के लिए जो द्रव्य चाहिए उसका नाम पुष्टि तत्व। उसके बने रहने के लिए जो द्रव्य चाहिए उसको पुष्टि तत्व, और उसका आकार के लिए उसका रचना तत्व। तो रचना तत्व और पुष्टि तत्व दोनों परमाणुओं से बने हैं ना? ये देखो, एक मिनट, ये सब तो परमाणुओं से ही बना है, दोनों परमाणुओं से बना, तो पहले हो गया ये। ठीक है। परमाणु है, जितना प्रजाति की परमाणु है धरती पर होना है, हाँ, वो सब होने के बाद ये घटित होता है ना, घटित होता है। ठीक। घटित होने के पश्चात, घटित होने में ये तो यौगिक विधि होता है। हाँ, ये जो पानी जो होता है, हाँ, पानी में हाँ, एक जलने वाला, एक जलाने वाली वस्तु। हाँ, ठीक है बाबा। इन दोनों में एक प्यास बुझाने वाला द्रव्य नहीं है। हाँ, जलने वाले में कौन सा प्यास नहीं बुझती उससे। ठीक। अच्छा, इसमें क्या होता है, जब ये दोनों मिलते हैं, हाँ, दोनों मिल करके संतुष्ट होने के जो बिंदु है, हाँ, वो यौगिक विधि से होता है। अच्छा, तो मतलब ये दोनों में असंतुष्टि तो नहीं थी, जलने वाला अपने ये आप में। दोनों मिल करके दोनों संतुष्ट होने वाले बात आती। अच्छा, दोनों मिलके एक संतुष्टि बिंदु में आते हैं, तब दोनों में सकारात्मक परिवर्तन होता है। अच्छा, तब वो क्या होता है, पानी हो जाता है। तो दोनों के मिलने से एक संतुष्टि बिंदु पर आते हैं दोनों, और दोनों का विरोध खत्म हो करके खत्म होने पर संतुष्टि बिंदु आया कि नहीं आया? अच्छा, तो ये पहले जल रहा था, ये जला रहा था, तो ये एक दूसरे से विरोधात्मक थे। हाँ, विरोधात्मकता इसीलिए होता रहा है। हाँ, वो दोनों मिल करके किसी अनुपात में मिलने से वो संतुष्टि बिंदु में आ गए। तो ये किसी अनुपात में मिले, साथ में दूसरे ब्रह्मांडीय किरणें और दूसरे कंडीशंस रही, जिसकी वजह से ये हो गया। तो ये जो पानी जो है, ये एक बार घटित हुआ इस धरती पर या अभी भी घटित हो रहा है? पानी अभी आवर्तनशील है। तो एक बार जब एक धरती की एक कंडीशन थी, तब ये जितना पानी घटित हुआ वही आवर्तित वो सब हो गया। तो सारा पानी जो इस धरती पर है वही पानी है जो एक बार तैयार हो गया। ओहो, बहुत सुंदर। ये मनुष्य जब नहीं था तब हो गया। मनुष्य जो रहते समय में कब सब होने वाला नहीं। ठीक है बाबा, बहुत सुंदर है। ठीक है ना, जानवर रहता है ना मनुष्य रहता है, ऐसे स्थिति में पानी घटित होता है। पानी तैयार होने के बाद क्या हुआ, उसमें जो क्षारपण हो गए धरती से, उससे पुष्टि तत्व, रचना तत्व तैयार हो, रत्न तत्व तैयार हुआ। रत्न तत्व तैयार हो गया, प्राण सूत्र तैयार हो गया, प्राण कोशा तैयार हुआ। प्राण सूत्र जब सांस लेने लगे, रसायन जल में प्राण सूत्र जब सांस लेने लगे, उसी के वक्त रचना विधि आ गए। ये सांस लेने लगे का मतलब क्या है? हवा को लेना, और छोड़ना। तो उसमें एक तरीके का एक पल्सेशन शुरू हो गया, पल्पिटेशन शुरू हो गया। अच्छा, उसका नाम है श्वास क्रिया। ओके, है ना? हाँ, हो गया। और उसके आधार पर रचना विधि आता है। रचना विधि के अनुसार प्राण को उस प्रकार की रचना करना शुरू किया। तो श्वसन करने के आधार पर प्राण सूत्रों में रचना विधि आ गई। अच्छा, तो श्वसन किया तो प्राण रचना विधि, पहला शुरुआत वहां से हुआ। उसके बाद क्या हुआ, बीज वृक्ष विधि से जब साइकिलिंग होती है, उसमें प्राण सूत्र में जो खुशहाली होता है, उस व्यक्ति करते हैं, तो दूसरे प्रकार की रचना विधि उसमें आ गया। ऐसा रचना विधि एक बार वहां से शुरू हुआ, उसका साइकिलिंग से नया होता गया। ये कितना संख्या में रचना की है, आप ही सोच लेना। ये जो आप ही के पास में ये जो लैपटॉप क्या नाम, लैपटॉप बाबा, वही ना? हाँ, इंटरनेट पर। एक मिनट बाबा जी, इसमें जो ये प्राण सूत्र जो है, आपने कहा जब ये श्वास लेना इसने शुरू किया तो इनमें रचना विधि आ गई, है ना? ये रचना विधि जो है प्राण सूत्र में किस स्वरूप में रहती है? रचना विधि अपने
जैसा उसके आकार में देखने के नहीं, और गड्ढे गड्ढे जैसा रहता है। गड्ढा ना उभरना, गड्ढा तब होता है उभरने वाला जगह हो, उभरा हुआ जगह नहीं तो गड्ढा कैसा पहचान में? ठीक है, तो कुछ उभरा है कुछ दबा है। वो उस गड्ढे गड्ढे से चारों तरफ एक रिंग जैसा रहता है। अच्छा, वो रचना विधि, रचना विधि का लेख वो है, अभिलेख। थोड़ा सा और समझाइए बाबा इसको। है? थोड़ा सा और समझाइए इसको। जो मैंने उसके प्राण सूत्र में यदि देखोगे तो ऐसा दिखेगा, दिखने आंखों को, आंखों के द्वारा। तो उसमें गड्ढा उभरा हुआ जगह के रूप में चारों तरफ रिंग जैसा रहता। अच्छा, ठीक है, हो गया। उसको रचना विधि है, उसको उसके आधार पर प्राण सूत्र काम करता है। तो ये जो रिंग जैसा रहना, इस रचना को रचना विधि कैसे कह रहे हैं आप? उसमें आता है, उस समय में होता है ऐसा। सांस लेने के समय में वो अपने आप से उभरता है। सांस लेने के समय में वो जो गड्ढा और ये जो उभरा, रचना विधि अपने आप से उभर आता है, इस स्वरूप में वो दिखता है। दिखता है, इस आदमी को ऐसा दिखता है। ऐसा आपको संयम काल में दिखा। ठीक है ना, वो बदलता है। हाँ, रचना विधि जैसा 4 गड्ढा है किसी में 5 हो जाएगा, किसी में 10 हो जाएगा, किसी में 12 हो जाएगा, किसी में 100 हो जाएगा, किसी में 200 हो जाएगा, किसी में हजारों हो जाएगा। तो वो रिफाइनमेंट उसमें होता है, होता जाता है। इसको गुणात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन का लक्षण माना गया। अच्छा, हम माने। इसमें मात्रात्मक रचना भी है, गुणात्मक रचना भी, दोनों आता है। मात्रा के आधार पर गुण आता है। उस प्रकार से भौतिक संसार संपर्क है, उसमें प्राणावस्था पदार्थावस्था दोनों पूरा हो गए। ठीक है, पुनः प्राण कोशों में गए, जीव शरीर को तैयार करते। जीव शरीर को तैयार कर चैतन्य प्रकृति शुरू हुआ। चैतन्य प्रकृति क्या है? गठनपूर्ण परमाणु। गठनपूर्ण परमाणु अपने में एक कार्यगति बना के रखता है। गठनपूर्ण परमाणु अपने में कार्य गति पथ बना के वो अपने में एक आकार होता है। वो अपने में एक आकार होता है। उस आकार की शरीर रचनाएं वे प्राण कोशाएं बना देते हैं। तो प्राण कोशाएं उस आकार के शरीर को बना देते हैं, उस आकार में वो घूमता है। वो जैसा आकार में घूमता है। वो सहस्त्र विधि से होता है। अच्छा, ये मनुष्य कारभार नहीं। तो एक तरफ जीवन जो है इस तरीके का पुंजाकार बना रहा है, दूसरी तरफ प्राण कोशाएं जो हैं वो उसके अनुकूल शरीर रचनाएं कर रहे हैं। और ये दोनों सहस्तित्व कहा जाए कि नहीं कहा जाए? बिल्कुल कहा जाए बाबा, इसको सहस्तित्व कहा जाए कि नहीं कहा जाए? यहाँ गठरी सब खुलता है, ठीक है ना? जब ऐसा होता है, ऐसा शरीर में शरीर हो, साथ में मेधस्तंत्र समर्थ हो, ऐसे शरीर को जीवन चलाना शुरू करता है। मेधस्तंत्र के बिना चला नहीं पाता। तो ये जो प्राण कोशाओं से जो रचित जो शरीर है, क्या ऐसा उन प्राण कोशाओं में जो रचना विधि में ऐसा विकास हुआ कि उनको जीवंत बनाने के लिए एक चैतन्य परमाणु की आवश्यकता है? ऐसा है? चैतन्य परमाणु को जितना आवश्यकता शरीर की है, और शरीर को उतना ही आवश्यकता उसमें चैतन्य परमाणु, वही मैं कह रहा रहता है। कैसे रहता है? ये आकार के आधार पर। आकार के आधार पर प्रधान रूप में चैतन्य प्रकृति की पुंजाकार आधार पर रचना, इन दोनों का सहयोग होता है। उसमें वो एडजस्ट करने वाले गुण जो है ना जीवन में रहता है, इसमें नहीं रहता है। शरीर में एडजस्ट करने वाला गुण माने वो लंबा चौड़ा। अच्छा, तो वो जैसे छोटा आकार है अभी, तो उस हिसाब से एडजस्ट हो गया। अभी बच्चे होते हैं, जीवन जो है ना गर्भ में ही आएगा। अच्छा, तो बाबा जी लेकिन है ना, जैसे गाय का शरीर चलाना है,
और बाघ का शरीर चढ़ा। इन दोनों का शरीर का आकार अलग अलग है ना, जीवन उसका पुंजाकार का स्वरूप भी अलग अलग है ना। तो अगर केवल उसके आकार बदल जाने से उस काम चल जाता है, या फिर उसके साथ में उसकी प्रवृत्तियों का? पुंजाकार जो है ना अपने आकार में इसे सब बना के रखा है। पुंजाकार अपने आकार में सब बना के रखा, ये सब बना रखा है, उसके अनुसार शरीर बना है, उसको आप छोड़ दिए। पुंजाकार जो बना है, इसमें पुंजाकार में क्या क्या शामिल है? केवल उसका जो गति कुछ भी मेधस संपन्न हो, सप्तधातुओं से शरीर बना हो, मानव का संकेत को ग्रहण करता है, वो सभी शरीर। हाँ, वो शरीर, ठीक। तो शरीर की क्वालिटी पुंजाकार के अनुकूल बना है, पुंजाकार के अनुकूल बने। तो बाबा जी, ये जो पुंजाकार है, जो जीवन, वो केवल है ना जीवन की एक गतिपथ ही है ना, इससे अधिक तो नहीं है ना? ठीक है ना भाई। तो मैं ये पूछना चाह रहे हैं कि एक घोड़े में जो जीवन है और गाय में जो जीवन है, इन दोनों में केवल पुंजाकार का अंतर है या इससे अधिक कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं, कोई अंतर, पुंजाकार का ही अंतर है, केवल पुंजाकार का अंतर है। और इतना होने से वंशानुषंगी विधि से यहाँ जीवन घोड़े के अनुसार करता है, वो गाय के हिसाब से करता है। और उससे जो आशा बंधन से शुरू करने का विधि ये बना, लिखा है इस बात। आशा बंधन से जीवन शुरू करता है जीव संसार में। आशा बंधन से जब तृप्ति नहीं होती है, तब जो है ना गुणात्मक विकास विधि से तो मनुष्य शरीर के आकार में स्वयं पुंजाकार होता है, तब उसके अनुसार शरीर बनता है। वो किसी जीव शरीर में ऐसे ही निकलता है। ओके, पूरा हो गया काम पूरा हो गया, फिलॉसफी पूरा हो गया कि नहीं? बिल्कुल निकलता है। उसके बाद जो है ना प्रजनन विधि से परंपरा बनता है। हाँ, प्रजनन विधि से शरीर परंपरा, वो बात हमको काफी क्लियर है। ये जो जब गर्भावस्था में जब जीवन अपने इस स्वरूप को चला रहा है, तब उस समय वो कैसे सीखता है इस वंश को कैसे चलाना है? क्या कहा है ये जो एक मिनट ठीक से क्या कहते हैं और समझना पड़ेगा। जैसे गाय के गर्भ में जैसे गाय गर्भित हुई है ना, उसको जीवन उस जो अंदर उसके अंदर जो भी शरीर बन रहा है, ठीक, उसको चलाना शुरू करता है। इस शरीर को कैसे चलाना है, नंबर एक, और दूसरा बाहर निकलने के बाद गाय जैसे होने के लिए जीवन कैसे सीखता है, ये पूछ रहे हैं। हाँ जी, मोश के अनुसार काम करता है, बता दिया पहले जी, एक तो हो गया जी। और गर्भ में कैसा चलाता है पूछने पर, गर्भावस्था में जब होते हैं तो यदि गाय का शरीर बनता है जी, उसमें किसी महीने में गर्भ में कितने महीने तक रहता है, उनमें से किसी दूरी के बाद उसमें मेधा संरचना पूरा होता है। मेधा संरचना पूरा होने के बाद जीवन चलाता, ठीक है। मेधा संरचना पूरा होता तक नहीं चलाता। ठीक है, ठीक है। माने ये बाहर निकलने के बाद आपने जो कहा कि वंश के हिसाब से वो चलाता है, वंश के अनुसार चलाता है, इसमें इससे अधिक कहना बनता नहीं, इतना ही कहना बनता है। प्रैक्टिकल है वो, प्रैक्टिकल है। माने इस उत्तर में गाय का बच्चा, गाय के लिए गाय का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होता है, नहीं, गाय का बच्चा को गायपन को हम सिखाएंगे जी, वही, और वो शाकाहारी है और चिल्लाएगा और दूध पिएगा, ये सारा कुछ भी करना है। वो पहले वो गाय जैसा बड़ा हुआ है, बच्चे से गर्भ से लेकर बड़े होते तक वही पुनः वही रिपीट होता जाता है। तो ये कहाँ से सीखा? इसने प्राण सूत्रों से सीखा या क्या उस जीवन ने कैसे सीखा कि गाय के रूप में कैसे चलाना है? सही के शरीर के अनुसार, शरीर रचना के अनुसार चलाता है, बताया वो तो सुना गया है नहीं, सुनना तो आगे पाठ पीछे सपाट नहीं बाबा, सपाट नहीं है, शरीर रचना के अनुसार चलाता है। शरीर रचना को चलाने से समय में ही वो स्वीकृत है। There's no further causality to it. गर्भ में जब चलाता है उसी वक्त स्वीकृत है, रोश के अनुसार चलाना। ठीक, अगर वो चेंज करता है मानव परंपरा में क्या है, समझ के आधार पर चलना, वहां से शुरू करता है। समझ के परंपरा में नहीं होती, धीरे धीरे चल रहा है, इसीलिए भटकता, ठीक है। समझ नहीं तो होता परंपरा में, कहीं को भटकता है। बाबा, इसमें
सारे मानव के साथ, ज्ञानी भी ज्ञानी, ज्ञानी तीनों के साथ। ये बेहोश होने वाली बात है ना। ये देखिए विद्वान बोला, एक व्यक्ति के बात हम कैसा माने? एक महापुरुष क्या है, व्यास क्या है, क्या कहते हैं, व्यास इधर एक्सेलेंसीज कहलाने वाले व्यक्ति ऐसा बोला। मैं कहा ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, आप सोचते हो, आपका आप एक इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत है, ऐसे हजारों इंस्टीट्यूशन होगा धरती पर, तो ये सभी इंस्टीट्यूशन मिलकर के क्यों नहीं किया? उठ के भाग गए, लक्का तुक्का भोजन के लिए बोले और जी 2 बजे लक्का तुक्का लेकर के भाग गए। ये क्या करेंगे ऐसे महान? क्या है बाबा, इस वाली बात को एक आखिरी बात थी इसमें कि ये भी कहा है कि जीवन जो है हर प्राण कोशिका को जीवंत बनाकर रखता है। ये तो बात अलग है, वो तो जीव शरीर में भी है ऐसा। जीव शरीर में भी ऐसा है, मानव शरीर में भी ऐसा ही है। जीवंत बनाने का मतलब क्या है? उसको जिंदा बना के रखता है। जीवंत बनाना के मतलब ये है, शरीर के जो प्राण सूत्र का जो ताना बाना से शरीर बनता है। हाँ, सातों धातु है, हाँ, में ताना बाना है। हाँ, उन ताना बाना के बीच में छिद्र होता है, हाँ, उसमें से प्राण जीवन जो है ना घूमता रहता है। हाँ, हाँ। जैसे अगर जीवन इस क्षेत्र में घूमना बंद कर दिया, यहाँ की प्राण कोशिकाएं बनी रहेंगी कि मर जाएंगी? वो तो मरा हुआ है, रहता ही है, तभी घूमता नहीं है। अच्छा। मरा हुआ रहता तब घूमता है। तभी नहीं घूमता, बाकी को जीवंत बना के रखता है। जितने में वो मेधस तंत्र काम कर सकता है ना, तब तक काम करता है। जहाँ तक भी ज्ञानवाही तंत्र का फैलाव है, ज्ञानवाही तंत्र जब तक काम करेगा तब तक काम करता है। मैंने अगर जीवन ने एक शरीर को मान लीजिए छोड़ दिया है ना, जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति कोमा में चले गया, ठीक है, अब ज्ञानवाही तंत्र काम नहीं करेगा तब छोड़ेगा, ठीक है, और तब हम लोग लाइफ सपोर्ट अपैरेटस रख के उस शरीर को जीवन बना के रख सकते हैं। कहाँ बनेगा? जैसे पेड़ पौधे जिंदा रहते हैं, वैसे वो शरीर भी जिंदा रह सकता है। शरीर जिंदा रहना बात है, वैसे पेड़ पौधे में पेड़ पौधे की सिस्टम अलग है, ठीक है, प्राण सूत्रों का और प्राण सूत्रों का पेड़ पौधे की प्राण सूत्र मानव शरीर के रूप में इनप्रेग्नेंट नहीं होता, इसमें लगा नहीं पाएंगे। जी, जीव शरीर का प्राण कोशों को मानव शरीर में लगा नहीं पाते, नहीं सब तो मर गए ये सब लोग। जी, बंदर का हार्ट को लगाया नहीं एडजस्ट हुआ, जी, घोड़े का लगाया नहीं हुआ, गधे का लगाया नहीं हुआ, सब तो कर डाला, क्या कुकर्म नहीं किए हैं, सब तो हम पढ़ चुके हैं पेपरों में, ठीक है ना, कहाँ हुआ? जी, नहीं होता जी। तो माँ के पेट में जो बच्चा जब जीवन आने के पहले जो शरीर बना, ठीक है, इसके पहले इसको इतने पूरा कर, इतना वाला ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? तो आकार के मात्रात्मक परिवर्तन के साथ गुणात्मक परिवर्तन होता रहा। जी, तो गुणात्मक परिवर्तन झाड़ पौधे में जो प्राण कोशिकाएं काम करते हैं, उन प्राण कोशिकाएं के हम दूसरे जीव शरीर में लगा नहीं सकते। जीव शरीर में जो प्राण कोशिकाएं काम करते हैं उसको मानव शरीर में लगा नहीं सकते। ये तीनों मात्रात्मक परिवर्तन भी गुणात्मक परिवर्तन विधि से हुआ है। जी, ऐसा अपन क्या है, जी, स्पष्ट किया है। जी, बिल्कुल, ठीक है। ऐसा होने के बाद मानव शरीर के जो है ना, इसमें जीवन है कि नहीं है, इसको कैसा पैसा ना जाए, पैसा ना जाए, ऐसा सप्तधातुओं से शरीर तैयार हुआ हो, समर्थ मेधस हो, मानव का संकेतों को ग्रहण करता हो, अनुकरण करता हो, उसको उसमें जीवन है माना जाए, ऐसा लिखा है। जी, जी। तो इसमें तीन कॉम्बिनेशन है। जी, जी। इसमें ये भी एक आखिरी बात जानना चाह रहे थे कि गर्भावस्था में
जब माँ के पेट में जो शरीर रचना बन रहा है और अभी तक उसमें जीवन नहीं आया है ना, तो उस शरीर तब तक उसमें हलडुल नहीं होता है। नहीं, तो उसमें जो प्राण कोशिकाएं हैं उसको क्या माँ का जीवन उसको जीवन बना के नहीं, उसको पोषण किए रहते उसको पोषण किए रहते हैं, पर वो बिना जीवन के ही वो प्राण कोशिकाएं जिंदा रहते हैं, माने वो, और उसका मल्टीप्लिकेशन भी होता है जब तक ज्ञानवाही तंत्र तैयार न हो तब तक वो जिंदा रहता है, तब तक जिंदा रहता है। ज्ञानवाही तंत्र शुरू होने के बाद जो ज्ञानवाही तंत्र का उपयोग के बिना शरीर जिंदा नहीं रहता। बहुत सुंदर, तब जीवन की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल बेस्ट हो गया, ठीक हो, फिट हो गया, एक मिनट फिट हो गया, कितना ही बात। ठीक। हरिहर हरिहर कौन बैठेगा हमारे साथ? कौन बैठेगा? राकेश भाई बैठे। कौन? मैं बाबा जी, ये है ना गौरी का जो बात है मैं कहने का कोशिश करता हूँ, आप अगर ठीक ना, आपने हमको बताया कि रचना तत्व का जो स्वरूप जो दिखता है वो गड्ढा उभरा हुआ इस तरीके से दिखता है ना? तो ये किसी में दो दांत, किसी में 4 दांत, किसी में 100 दांत, किसी में 200 1000 दांत, ऐसा। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो पुष्टि तत्व है ना, पुष्टि तत्व का क्या स्वरूप होता है, ये पूछना चाह रहे हैं। और प्राण सूत्र का क्या कैसा दिखता है? प्राण सूत्र जैसा मोटाई से लंबाई ज्यादा रहता है। अच्छा, मोटा जितना है जैसा कीड़ा जैसा लगता है, कीड़ा जैसा, छोटा सा कीड़ा। अच्छा, पेट के बल पर गिरने वाले कीड़े जैसा दिखता है। अच्छा, और ये पुष्टि तत्व कैसा दिखता है? पुष्टि तत्व जो है ना वो तो राम का योग है, बता दिया है। लिक्विड जैसा है, लिक्विड जैसा है, क्रिस्टल जैसा भी है, क्रिस्टल जैसा भी है, सॉलिड भी क्रिस्टल लिक्विड भी दोनों रहता है। वहीं से सब रसतंत्र शुरू हुआ। ठीक है, तो रसतंत्र का स्रोत जो है पुष्टि तत्व से ही शुरू हुआ है। पुष्टि तत्व का नाम जो है अपना 15% है प्रोटीन, पुष्टि तत्व, हार्मोन, रचना। अच्छा, और प्राण सूत्र को या इसमें क्या कहते हैं? प्राण सूत्र को क्या प्रचलित शब्द है उसके लिए? प्राण सूत्र का क्या प्रचलित शब्द है? प्रचलित शब्द है ना वो तो RNA DNA RNA। अच्छा, क्रोमोसोम से उसी को कहते हैं क्या? ऐसा मेरा सोच ऐसा है, उसको अब शोध करना करके अब कंफर्म करना। ठीक है, क्या पता क्या कहते हैं जी, हम नहीं जानता। ठीक है, अंदाज है, ऐसा कहते हो। रचना को क्या कहते हैं? हार्मोन, रचना तत्व हार्मोन, पुष्टि तत्व प्रोटीन। अभी देखो विटामिन सब जी, ये सब क्या है? वो बैठ गए पुष्टि तत्व। ठीक है जी। बाबा, ये एक प्राण कोशिका से दूसरा प्राण कोशिका बनाने का क्या प्रोसेस है? मल्टीप्लाई होने का प्रोसेस कैसा होता है? वो रचना ही होती है, बताया। मल्टीप्लाई होना है, कुछ नहीं उसमें। वो रचना ही होते ही रहते हैं क्रम से, पुष्टि तत्व से, रचना तत्व से। ऐसे हर व्यक्ति के हड्डी की पोले में ये प्राण कोशिकाएं बनते रहते हैं। Right now they think it's due to cell division. So हड्डी के पोल में बनता है, हड्डी के पोल में रस भरा रहता है, रसायन, उसी में पुष्टि तत्व, रचना तत्व दोनों मिलकर के इसको किसी हीट के तादाद चाहिए, फ्रिक्वेंसी, किसी प्रकार के ऊर्जा ताप का स्थिति में वो बन जाता है।
और पेड़ पौधों में कहाँ पर बनते हैं? पेड़ पौधों में कहाँ पर बनते हैं ये? बक्कल और स्टम के बीच में बनते हैं। अच्छा। बार्क एंड स्टेम के बीच। और जीवों के हड्डी के पोल में बनते हैं, मनुष्य के हड्डी के पोल में बनते हैं। और एक प्राण कोशिका से दूसरे प्राण कोशिका भी ऐसे ही बनता है, रचना करते हैं। प्राण कोशिकाएं एक ही प्रजाति की है, जहाँ रहते हैं वहाँ का काम करता है, ऐसा लिखे हैं। यहाँ रहने वाला ब्रेन फ्लोरा है, स्मरण शक्ति की है, ये कार्य शक्ति की है, सोचने की शक्ति की है, वो काम करने की शक्ति की है, चुप रहने की शक्ति की है, ये सब जो है ना ऐसा ऐसा ये सोचते हैं। एक तो ये जो पहले वाला जो नया वाला बनने वाला है, कभी तुम सही कि अभी जो है ये मानते हैं कि सेल डिवीजन से मल्टीप्लाई होता है। ये जो मानव आदमी के काट करके तो जैसा कर कपलर और नाय लड़ाते गए, उसको मरा हुआ सेल्स को देख मतलब नहीं, ये जो पहले वाला पूछा था कि नए प्राण कोशिकाएं कैसे बनते हैं, उसके मूल में यही था कि अभी जो मानना है साइंस का वो ये है कि सेल के डिवीजन से बनता है। वो जो बीच में जो न्यूक्लियस होता है प्राण कोशिका में, बीच में मानते हैं कि एक न्यूक्लियस होता है ना, वो डिवाइड होके उससे नया सेल बनते जाता है। रिप्रोडक्शन डिवीजन से बनता है। क्या ये मानते हैं डिवीजन? एक सेल का, सेल के बीच में एक न्यूक्लियस मानते हैं ना अभी। मैंने पहले किसका डिवीजन होगा? जो प्राण कोशिका का जो सेल है अभी, जिसको सेल बोलते हैं, उसके बीच में एक न्यूक्लियस मानते हैं। न्यूक्लियस ना, न्यूक्लियस ना, मरा हुआ को कुछ भी नाम दे दे। जिंदा आदमी का प्राण कोशिका कोई देखा नहीं जी, ये समझना नहीं है। ठीक है। मरा हुआ आदमी को काट करके कुछ भी नाम दे ले, कुछ भी कर ले, क्या है शू में कर ले भी जी, नाम दिया है कि नहीं जी? जी जी। तो क्या मतलब? लेवी को बनाया था शूमेकर, शूमेकर लेवी, क्या मतलब था? ठीक बात। लेवी को बनाया था नहीं, ऐसे ही इनका सब भाषा। अब हम पागल है, हम सुनते हैं। तो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में भी फंडामेंटल डिफरेंसेस बोलते हैं ना, उसको भी इसी इसमें स्पष्ट कर लो। बाबा सही कि प्राण कोशिकाएं हर जगह एक ही जैसे काम करते हैं। तो एक तो ये स्पष्ट कर लो कि प्राण कोशिका प्राणावस्था में और जीव शरीर में अंतर है। अच्छा, आपने क्या माना? धूमकेतु माना। धूमकेतु क्या है पूछा? भगवान बनाता है, भगवान का सृष्टि में एक स्वरूप को अपन क्या कहते हैं? अपन ने देखा है कि जो विरल पदार्थ है ना का समूह है वो धूमकेतु के रूप में दिखता रहता है, या ठोस पदार्थ में भी हो सकता है। उसका आधार क्या है? तो ये जो पदार्थ संसार है कई जगह में थोड़ा सा इकट्ठा हो गया है, वो धूमकेतु के रूप में दिखता है। कैसे? सूर्य का प्रकाश से प्रकाशित रहता है जी, जैसा चंद्रमा प्रकाशित रहता है वैसे सूर्य का प्रकाश से प्रकाशित रहता है चंद्रमा, उसका स्वयं का कोई प्रकाश नहीं। जो ये पेड़ पौधों में जो प्राण कोशिकाएं रहती हैं और जीव शरीर और मनुष्य शरीर में जो प्राण कोशिकाएं रहती हैं, इन दोनों में अंतर है? प्राण कोशिका सबका नाम है। अच्छा। मनुष्य शरीर तक, जीव पौधे से लेकर के पेड़ पौधे से लेके जीव शरीर और मनुष्य शरीर तक की प्राण कोशिका ही नाम है, किंतु मात्रात्मक गुणात्मक परिवर्तन सहित रहता है। ठीक। मात्रात्मक रूप में भी परिवर्तन रहता है, गुणात्मक परिवर्तन में भी रहता है। उसके आधार पर तो तीनों अलग अलग हो गए, माने इनके स्ट्रक्चर में अंतर है। स्ट्रक्चर में अंतर है, बनावटी
बनावटी, मोटाई, लंबाई और क्या कहते हैं उसका रचना भी थी, तीनों अलग है। मात्रा में जो मोटाई लंबाई नहीं आता है प्राण कोश का, वो भिन्न हो जाता है। और क्या कहते हैं ये प्रजाति एक जो होता है, प्राण कोश में प्राणावस्था में एक प्रजाति, जीवावस्था में दूसरा प्रजाति, तीसरा प्रजाति मानव शरीर अवस्था में। और किसी एक प्रजाति में, जैसे मानव शरीर में एक ही प्रकार के प्राण कोशिकाएं, एक ही प्रजाति सभी देश में। जैसे आंख जिससे बने हैं, आंख जिससे बना है वो भी प्राण कोशिका से ही बना है। प्राण कोशिका के तो रचना ही है। तो वो और जो हाथ में जो प्राण कोशिकाएं हैं, ये दोनों प्राण कोशिका ही है। दोनों एक ही प्रजाति के, एक ही प्रजाति के हैं। बनावट एक ही है, बनावट एक है, स्थान के अनुसार काम। आंख में आंख का काम करता है, नाक में नाक का है, कान में कान का काम करता है। इसमें किसको क्या तकलीफ है भाई? किसको क्या तकलीफ हो गई? बकता पतंगड़ वाले कम हो गया थोड़ा सा, इतना ही बात। Like when the प्राण कोशिका सीधे वही no I want to form it कि जीवन नहीं है, श्वसन प्रश्वसन बने और कुछ और भी प्राण कोशिकाएं जब मरती हैं तो उनमें श्वसन प्रश्वसन बंद होता है, इसके अलावा भी कुछ होता है? किसमें? जब प्राण कोशिकाएं मृत हो जाती हैं तब उसमें क्या क्या सांस लेने वाला खत्म, उसके अलावा कुछ चेंज नहीं? और उसके बाद जो है ना गीलापन खत्म। अच्छा, तो सूख के पदार्थ सांस लेने वाला खत्म होने के साथ गीलापन खत्म, शुष्क हो जाता है। ठीक है बाबा जी, इसको अभी यही बहुत बढ़िया जी। ठीक नारायण, खूब खुश 10 बजे उपकार करो।